तो आइए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब ज़रा अपने थर्मोडायनामिक्स के 11th लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस 11th लेक्चर में भी हम लोग इंथैल्पीज़ के बारे में ही पढ़ेंगे। जो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज़ पढ़ रहे थे 10th तक के। अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर को देखिए तो हम लोग इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और इंथैल्पी ऑफ कंबशन समझा चुके थे। हमने एक न्यूमेरिकल से क्लास को स्टार्ट किया है। हमने कहा कि फाइंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH लिक्विड फ्रॉम फॉलोइंग्स, और हमने एक डेटा दे दिया है आपको। कहा है कि भाई इससे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल कितना है ये फाइंड आउट कीजिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले ज़रा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं। तो CH3OH लिक्विड और फॉर्मेशन है तो कार्बन सॉलिड प्लस 4 हाइड्रोजन है तो ट्वाइस ऑफ H2 गैसियस प्लस हाफ ऑफ O2 गैसियस। मतलब इस प्रोसेस में कितनी इंथैल्पीज चेंज हो रही है आपको ये फाइंड करना है। ये बनाने में इस रेफरेंस स्टेट से कितनी इंथैल्पीज आपको यूज हो रहा है, चेंज हो रहा है, या तो वो एक्सो या तो वो एंडो, उसे आपने फाइंड आउट करना है। तो न्यूमेरिकल को अगर आप बहुत केयरफुली देखिएगा तो एक चीज ऑब्जर्व क्या कीजिएगा कि यह मिथेनॉल का कंबशन है। ये वाला इक्वेशन कार्बन का कंबशन है और ये वाला हाइड्रोजन के कंबशन का इक्वेशन है। ऑक्सीजन कंबशन में को सपोर्ट करता है। बातें समझ में आ गई ना। ऑक्सीजन खुद ऑक्सीडाइज नहीं होता, खुद वो कंबशाइल कंपोनेंट नहीं है, वो सिर्फ कंबशन को सपोर्ट करने वाला एक कंपोनेंट है। तो अब एक चीज आप देखोगे तो इसका कंबशन पता है, इसका कंबशन पता है, इसका तो कंबशन होता ही नहीं, ये तो सपोर्ट करता है कंबशन को, और इसका कंबशन पता है। तो बच्चा बोलेगा कि यस सर, आपने अर्लियर एक चीज़ बताया था कि अगर कंबशन का डेटा हमारे पास अवेलेबल है तो हमारा जो इंथैल्पी चेंज होता है वो हमारा होता है सिग्मा ऑफ इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस सिग्मा ऑफ इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा आइए, हम क्वेश्चन ऊपर से हटा रहे हैं। अब आप ही बताइए कि हमारे पास डेल एच जो आएगा वो आएगा इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन प्लस इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ऑक्सीजन, तो होगा ही नहीं, ट्वाइस इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस, अब ये तो ज़ीरो होगा, लेना ही नहीं है, तो माइनस इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH3OH। कंबशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, तो दैट इज़ वाई आपको नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू गिवन है, आप उसे यूज़ कीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। समटाइम्स न्यूमेरिकल में क्या करता है कि आपको इंथैल्पी ऑफ कंबशन का ओनली मैग्नीट्यूड अवेलेबल किया होता है, तो हम और आप खुद उसमें नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर एक चीज़ और समझिए कि अगर एक गिवन न्यूमेरिकल में किसी एक डेटा का सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो मतलब जितनी इंफॉर्मेशंस होंगी उनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही प्रोवाइडेड होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो आधे में मैग्नीट्यूड और साइन दोनों दे रहा है और आधे में सिर्फ वो मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कर रहा है। बातें समझ में आ गई? तो हम लोग एक सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल फर्स्ट कॉन्सेप्ट से मिलता हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें हमने फाइंड enthalpy of reaction, find enthalpy of reaction of find enthalpy of formation of C2H6 from following if enthalpy of combustion of carbon, hydrogen and C2H6 gaseous are given, answer provided है। हमें C2H6 के फॉर्मेशन में कितनी इंथैल्पी चेंज हो रही है ये फाइंड आउट करना है, अगर 3 के कंबशन का इक्वेशन पता है हमें। होपफुली बन जाएगा। एक मोल बॉन्ड को पढ़ क्या रहे हैं वो टॉपिक का नाम देखिएगा, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एक मोल बॉन्ड को आइसोलेटेड गैसियस एटम में कन्वर्ट करना, इसमें जितनी एनर्जी चेंज हो रही है उस
एनर्जी चेंज को इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं। एक मोल हमारा जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को आइसोलेटेड गैसियस एटम में कन्वर्ट करना, इसमें जितनी एनर्जी चेंज होती है सच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अगर आप बॉन्ड तोड़ रहे हो तो एंडोथर्मिक, बॉन्ड बना रहे हो तो एक्सोथर्मिक। अब ये आपने देखना है कि आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं या आप बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। अगर बॉन्ड को डिसोसिएट कर रहे हो तो डिसोसिएशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एक स्टेबल कंपाउंड बन रहे हैं तो सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब एक्सोथर्मिक बन जाएगा। बातें समझ में आ गई? कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हमने 3 एग्जाम्पल्स लिखा है। पहले थर्ड वाले एग्जाम्पल से देखते हैं। CH4 गैसियस, इसको आइसोलेटेड गैसियस एटम में कन्वर्ट करना, इसमें जितनी एनर्जी बॉन्ड आप तोड़ रहे हो तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यह अमाउंट ऑफ एनर्जी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगा। सेकेंड में आ जाइए तो फिर आप बॉन्ड डिसोसिएट कर रहे हो, तोड़ रहे हो, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। एक मोल बॉन्ड को आपने H गैस में कन्वर्ट किया है और यहाँ पर आ जाइए तो इन्हें सॉलिड को आप इन्हें गैसेस में कन्वर्ट कर रहे हो। मतलब हमने एग्जाम्पल में 3 कैटेगरीज दिखाने की कोशिश किया है। पहला, अगर एटमाइजेशन मोनोएटॉमिक के लिए हो, अगर एटमाइजेशन डाईएटॉमिक के लिए हो और अगर एटमाइजेशन पॉलीएटॉमिक के लिए हो। मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। अब जरा एक बातों को सुनिएगा। अगर आपका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मोनोएटॉमिक का केस है तो यह किसी फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी रिप्रेजेंट करेगा। जैसे बच्चे ने बोला कि क्या सर, हमें समझ में नहीं आया। तो इफ दिस इज योर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इट इज ऑल्सो सब्लिमेशन इंथैल्पी। सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना, और सब्लिमेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इट मींस इट इज आल्सो एंडोथर्मिक। अगर आप किसी डायएटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल्स या डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर हो तो दे आर आल्सो कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसी को बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है? बढ़ा जाए आगे। अब अगर आप इस फॉर्मेट पे हो तो इसकी इंथैल्पी चेंज जो होगी वो हमारा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा। तो इसका इंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सिग्मा ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एक बात तो पता होगा कि आइसोलेटेड गैसियस एटम के जो बॉन्ड एनर्जी होते हैं वो 0 होते हैं। मतलब इन सब का अगर आप लिखिएगा तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब सिग्मा ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH4, अभी से और एलाबोरेट करेंगे, -0। क्लियर है? यहां तक की बातें समझ में आ गई? तो फिर से हम फर्स्ट केस पे आ जाए कि अगर कोई हमारा केस मोनोएटॉमिक का है तो मोनोएटॉमिक के केस में हमारी जो मेन चीज़ें होती है वो किसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। लाइक इन ए सॉलिड से इन ए गैस में कन्वर्ट होना, अगर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है तो उसी मोमेंट पे यह हमारा इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी है। क्लियर है यहाँ तक की बातें ना? फिर हमने आपको बताया कि अगर आप एक डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर हो तो डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ही उसी को बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी भी बोलते हैं। जैसे H2 के लिए दिस वन इज आल्सो कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ H2 डाईहाइड्रोजन। अब एक चीज जरा केयर कीजिएगा, लिटरेचर वाइज बच्चे बड़ी गलती करते हैं। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन है, दिस वन इज अ बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ डाईहाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है तो उसका इक्वेशन भी जरा आप केयरफुली देख लीजिएगा। वो हमारा बनेगा दिस वन इज अ बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ डाईहाइड्रोजन एंड दिस वन इज अ बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन। हाफ H2 H गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। बढ़ा जाए अब आगे।
अब हम ज़रा पॉली एटॉमिक की बात कर लेते हैं। तो आइए हम लोग पॉली एटॉमिक में पहला CH4 की बात कर रहे हैं। CH4 कार्बन गैसियस प्लस 4 हाइड्रोजन गैसियस, enthalpy of atomization is equal to bond energy of CH4। एक चीज तो देखे हुएगा, प्रोडक्ट तो जीरो ही होगा क्योंकि आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इज इक्वल टू, जरा एक बात बताइएगा, इसमें 4 CH बॉन्ड एनर्जी है, तो दिस इंप्लाइज एवरेज CH bond energy is equal to enthalpy of atomization by 4। अब बोलता है कि इसका जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो अप्रॉक्स हम आपको लिख रहे हैं, ये 1660 किलो जूल पर मोल होता है। अप्रॉक्स डेटा हमने आपको दिया है, तो दिस मीनिंग एवरेज CH बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू 1660 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, जो आप सॉल्व करो, 415 किलो जूल पर मोल। मतलब एक CH बॉन्ड को तोड़ने में आपको 415 किलो जूल एनर्जी देना होगा। 4 CH बॉन्ड है तो दैट इज वाई आपने 1660 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड किया। मतलब एक चीज आप और केयर किए होइएगा कि अगर रिएक्टेंट साइड में हमारा सेम नेचर का बॉन्ड बन रहा हो तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है। बच्चे ने बोला कि नहीं सर समझ में नहीं आई बात, आइए हम दिए अमोनिया, अब आप अगर इसे तोड़ोगे तो ये बनेगा इन गैसियस प्लस थ्राइस ऑफ H गैसियस, आइसोलेटेड गैसियस एटम है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये तो हमारा जीरो ही होगा। तो इसका जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बाई 3 इज इक्वल टू एवरेज NH बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि 3 NH बॉन्ड बन रहे हैं। फिर अगर आप आ जाइए, आप वाटर में आओगे, हटा रहे हैं इसे, केयर कीजिएगा, अगर आप वाटर पे आ रहे हो, मान लो कि आपने H2O ले लिया तो आप बोलोगे कि सर ये ट्वाइस ऑफ H गैसियस प्लस O गैसियस में कन्वर्ट हो रहा है, दिस वन इज द इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। मतलब एवरेज OH बॉन्ड एनर्जी जो होगा वो हमारा हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिवाइडेड बाई 2। लेकिन ऐसे गलती PCl5 में नहीं कीजिएगा, बच्चे जनरली PCl5 में ऐसी गलती करते हैं। जरा हम आपको दिखाए PCl5। अब अगर बॉन्डिंग याद कीजिए तो हम तो आपको बताए हुए हैं कि PCl5 में तो ये पांचों बॉन्ड सिमिलर ही नहीं होता है, 3 एक नेचर का होता है और 2 अलग नेचर का होता है, और ये वाला जो होता है वो इक्वेटोरी एक्सियल, वो इलोंगेटेड होता है, दैट इज वाई वो इजीली टूटता है, उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। तो यहाँ ये मत कर दीजिएगा कि ये अगर हमारा टूट रहा है, मान लीजिए फॉस्फोरस गैसियस प्लस 5 Cl गैसियस, तो हम लगा देंगे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू एवरेज PCl बॉन्ड एनर्जी। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप रॉन्ग हैं। क्लियर है? बातें यहाँ तक की तो समझ में आ गई ना कि हम पॉली एटॉमिक को कैसे ट्रीट करते हैं। अब आइए एक न्यूमेरिकल से जरा बातों को समझें। आइए हम लोग एक न्यूमेरिकल पे आते हैं। बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2Cl2 HCl अवेलेबल है और कह रहा है कि फॉर्मेशन HCl का निकालिए। पहले तो जो पूछ रहा है उसका इक्वेशन हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा हम प्लान ही नहीं कर पाएंगे। तो बच्चा ने बोला कि चलो सर फॉर्मेशन ऑफ HCl अगर हम बनाएं, एक मोल प्रोडक्ट बनाना है तो हाफ H2 गैसियस प्लस हाफ Cl2 गैसियस बन गया सर हमारा। इसी का इंथैल्पी चेंज निकालना है, ये कितना है। अब अच्छा बोलेगा कि सर इसका बॉन्ड एनर्जी अवेलेबल है, इसका बॉन्ड एनर्जी अवेलेबल है, इसका बॉन्ड एनर्जी अवेलेबल है, तो हम लोग एक काम करते हैं कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 प्लस हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl।
क्योंकि बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है कंबशन की तरह। हम बोले हाँ व्हाई नॉट, क्यों नहीं होगा। अब बताइए सारे डेटा अवेलेबल है आपको, वैल्यू पुट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, क्या आंसर नहीं आ जाएगा क्या। लेकिन एक बात इसमें सुनिएगा, अगर मान लीजिए हमारे पास आ गया C2H6 गैसियस और ये टूट रहा है ट्वाइस ऑफ कार्बन गैसियस प्लस 6 ऑफ H गैसियस। अब C2H6 अगर आप बनाइएगा, अब इसमें एक चीज़ क्या किए होइएगा कि दो डिफरेंट नेचर के बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसका जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल लीजिए इज इक्वल टू 6 CH बॉन्ड एनर्जी प्लस 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी। अब मान लीजिए आपको ये पता है, CH बॉन्ड एनर्जी पता है, तो उससे आप कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कितना होगा वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहीं से मान लीजिए कि हम आपको एग्जाम्पल दे दिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन C2H4 है हमारा, ये ट्वाइस ऑफ कार्बन गैसियस प्लस 4 ऑफ H गैसियस में टूट रहा है। अब अगर आप इसका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का इक्वेशन लगाओगे तो आ जाएगा 4 CH बॉन्ड एनर्जी प्लस 1 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड एनर्जी। प्रोडक्ट तो हमारा जीरो ही होगा क्योंकि आइसोलेटेड गैसियस एटम आया है। फिर मान लीजिए कि हमें ये पता है और ये पता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड एनर्जी निकालना है, तो क्या हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं क्या। तो मतलब होपफुली आपको पूरा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन समझ में आ गया होगा कि हमारा क्या होता है। ठीक है, तो चलिए ओके, थैंक यू। फिर हम लोग अगले लेक्चर में आएंगे तो इस पर और कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।